सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म की ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, उससे पहले हमारे पास बेसिक क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अगर पूछ सकते हैं 1-2 मार्क्स में कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इसलिए रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि दे कैन प्रोड्यूस द ऑर्गेनिजम्स लाइक देमसेल्व्स टू सस्टेन या टू उनकी स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए वो रिप्रोड्यूस करते हैं। लाइफ के लिए जरूरी नहीं है कि जिंदा रहने के लिए आपने लाइफ प्रोसेस 6 चैप्टर में पढ़ा है, ये न्यूट्रिशन होती है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ये तो लाइफ प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन इज नॉट ए लाइफ प्रोसेस, बल्कि इसमें तो बहुत सारी एनर्जी चाहिए नए इंडिविजुअल बनाने के लिए अपने जैसे। लेकिन वो क्यों बनाते हैं ऐसे अपने जैसे इंडिविजुअल, क्यों रिप्रोडक्शन करते हैं? टू ताकि उनकी जनरेशन जो है वो आगे की आगे चलती रहे। अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर इस तरह से वाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी अगर आ जाए तो रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल्स लाइक देमसेल्व्स, या फॉर individuals why they reproduce for making individuals like themselves, ताकि वो अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ा सकें, for making the same species like themselves to create new individuals that look very much like themselves। बिल्कुल आइडेंटिकल तो नहीं होंगे, मैंने पहले बताया क्यों नहीं होते आइडेंटिकल, एक जैसे क्यों नहीं होते, सबकी शक्ल एक जैसी क्यों नहीं होती। हमें गाय भैंस ये एक जैसे लगते हैं देखने में, लेकिन उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे। हम ह्यूमन बीइंग में देखें तो देखो है तो रिप्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन एक जैसे नहीं है, उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। वो क्यों नहीं होते? क्योंकि हमें पता है क्या बनता है उसके बाद, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते एक जैसे। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? नहीं। बॉडी डिजाइन सिमिलर होंगे, जैसे आपके अगर ह्यूमन बीइंग है तो उसके आपको आइडेंटिफिकेशन होती है कि ह्यूमन बीइंग है। आप एक गाय को देख के, एक काऊ को देख के, एक बफेलो को देख के ये पहचान सकते हो कि ये काऊ है, बफेलो है, या ये डंकी है, या मंकी है, या क्या है, ये आप पहचान सकते हो ना। कैसे पहचान सकते हो? क्योंकि उनका बेसिक बॉडी डिजाइन सेम है, सिमिलर है। मीन्स जैसे ह्यूमन बीइंग में हम ज़्यादातर में नॉर्मली देखेंगे 2 ईयर्स, 2 हैंड्स या आर्म्स, 2 आईज, 1 आपका जो है माउथ है, या 2 ईयर्स हैं, 2 आपके नोज है, जैसे 2 लेग्स हैं, ह्यूमन बीइंग स्ट्रेट खड़े हुए हैं। ऐसे आप किसी बफेलो और काऊ में डिफरेंस देख सकते हो। डंकी के बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, ये तो सेम है, मतलब डिज़ाइन तो उनमें एक स्पीसीज में सिमिलर है, लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है। रिप्रोडक्शन बेसिक लेवल में बिल्कुल जैसे आपकी अमीबा में होती है। अमीबा में क्या है? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन अभी आगे हम पढ़ेंगे, उसमें क्या है कि अमीबा जस्ट 2 हिस्सों में टूट जाता है और 2 इंडिविजुअल बन जाते हैं, उसमें 2 कोई मेल फीमेल इन्वॉल्व हुई हैं। बाइनरी फिजन जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये जो होती है अमीबा में बाइनरी फिजन जो होती है, इसमें भी आइडेंटिकल कॉपी नहीं बनती, बिल्कुल थोड़ा उसमें चेंज आता है। वो चेंज क्यों आता है? क्योंकि डीएनए की कॉपी होती है। डीएनए कॉपी होता है ऐसे करते वक्त, जब भी हम करते हैं ऐसी चीज़ें तो उसमें डीएनए क्या होता है? कॉपी होता है। और डीएनए कॉपी, डीएनए की फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट, पहले भी आती है ये। तो डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये डीएनए है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है प्रोटीन की। प्रोटीन से हमारी मसल्स बनती हैं, हमारे ऑर्गन स्ट्रक्चर बनते हैं प्रोटीन से, सारा कुछ प्रोटीन से बनता है हमारी बॉडी का। तो प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो वो ही बॉडी डिज़ाइन अलग अलग चेंज करता है। जो डीएनए जब कॉपी होता है एक बीइंग से अगले जनरेशन में जाता है, पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में जब जाएगा, डीएनए जो है वो कॉपी होनी बनती है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए एक कॉपी बनती है जो अगली जनरेशन में जाएगी। वहाँ पे ये डीएनए में जब कॉपी होती है तो एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती, उसमें थोड़े थोड़े एरर आते हैं, और वो एरर नेसेसरी हैं ताकि एक दूसरे से हम पहचान सके। वेरिएशंस तो आएंगी कभी। देयरफॉर सबसे बेसिक इवेंट क्या होती है रिप्रोडक्शन में? सबसे बेसिक इवेंट है आपका डीएनए बनना, डीएनए की कॉपी बनना। वो कॉपी पास ऑन होगी नेक्स्ट जनरेशन में, जिससे पता लगेगा अगर ह्यूमन बीइंग में है तो ह्यूमन बीइंग की वही कॉपी जाएगी नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग में, तो वो वैसे ही दिखेगा दूसरे ह्यूमन बीइंग जैसा। लेकिन
कुछ कुछ उसमें वेरिएशन आएंगी। तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसके कारण कॉपी बनती है डीएनए की। 2 कॉपी बनती है रिप्रोडक्शन सेल में जो अलग हो जाती है बाद में। एक कॉपी तो अपने पास रहती है उसके पास जो पेरेंट है ओरिजिनल सेल में, और दूसरी कॉपी कहाँ चली जाती है दूसरे ऑर्गेनिज्म, जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके पास, ताकि उसमें इंफॉर्मेशन बचपन से रहती है कि उसको क्या क्या उसके बॉडी में डिज़ाइन बनना है। तो इसी तरह से वो डीएनए कॉपिंग के सेपरेट हो जाती है बाद में, और सेल 2 सेल बन जाते हैं उससे। 2 सेल देख सिमिलर हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि बिल्कुल उनमें बिल्कुल एक जैसे होंगे। ये ध्यान रखना है कि सिमिलर तो होंगे, बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है वो पूरी रिलायबल नहीं है। जब डीएनए कॉपी होगी, डीएनए कॉपी के टाइम उसमें कुछ वेरिएशंस आ जाएंगी, सेम एग्जैक्ट डीएनए नहीं बनेगा। जो पेरेंट का डीएनए है वैसा ही डीएनए कॉपी जो उसके आगे जनरेशन में नहीं बनेगी। डीएनए कॉपी जो जनरेट होती है वो सिमिलर होंगी बट आइडेंटिकल नहीं होंगी। सिमिलर और आइडेंटिकल में क्या डिफरेंस है, जैसे हमने मैथ्स में देखते हैं ट्रायंगल्स, उसमें ये वाली ट्रायंगल अगर माने और ये ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर हैं, एंगल वगैरह एक जैसे होंगे तो सिमिलर हो जाएंगी, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल होता है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम साइज सेम सब कुछ, तो आइडेंटिकल नहीं है, सिमिलर बनती हैं। कुछ उसमें वेरिएशन आती है, सम ऑफ दीज वेरिएशन, इतनी ज़्यादा वेरिएशन भी आ सकती है कि डीएनए नया बन जाए। डीएनए जो नया बनेगा वो दूसरे उसमें वर्क ही ना करे और वो इनहेरिट ही ना हो, बिल्कुल नया जो है सेल वो मर जाएगा फिर, अगर बिल्कुल डीएनए कॉपी पूरा डीएनए चेंज हो गया। और कुछ कुछ वेरिएशन आती रहती हैं, वो वेरिएशन अक्यूमुलेट होती रहती हैं नेक्स्ट जनरेशन में, और वेरिएशन और बढ़ जाएंगी। इस तरह से हम आगे कई बार होता है कि पूरी स्पीशीज ही बदल गई, क्योंकि पहले जनरेशन तो एक ही स्पीशीज से स्टार्ट हुई है। जो हमने पहले कभी पढ़ा है कि समुद्र में ग्रीन एल्गे थे, ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गे से स्टार्ट हुई है। ह्यूमन बीइंग तो अभी बहुत रिसेंटली आए हैं, बहुत पहले तो ह्यूमन बीइंग थे ही, तो बनी तो ब्लू ग्रीन एल्गे से है। धीरे धीरे इनमें चेंजेस आते गए तो आगे वो चेंज आते गए। जैसे हम कहते हैं कि हम थे, हमारे एंसेस्टर वो क्या थे, बंदर थे या लंगूर, उनसे हम मैच करते हैं, पर अभी वो भी एग्जिस्ट करते हैं, हम भी एग्जिस्ट करते हैं। वो डीएनए में इतना चेंजेस आ गए कि बिल्कुल अलग स्पीसीज बन गई हैं। इसको बोलते हैं हम एवोल्यूशन। वो एवोल्यूशन जो है वो आपके उसमें से सिलेबस में से अब कट चुका है इस बार 2021 के लिए, तो सिर्फ हमें यही पढ़ने है। अब वेरिएशन का क्या फ़ायदा है, हमने ये पढ़ लिया डीएनए कॉपी के टाइम एरर आता है तो उसमें वेरिएशन आती है। वेरिएशन का क्या आपके लिए रोल है, क्या उसका फ़ायदा है वेरिएशन होने का। वेरिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है। वेरिएशन की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर उनको अलग अलग इन्वायरमेंट में सस्टेन करना है ऑर्गेनिजम्स को, तो इसलिए अगर डीएनए सेम रहेगा, एक जैसे रहेंगे, तो एक जैसा अगर कोई चेंज आ गया तो सारी स्पीशीज खत्म हो जाएगी। डीएनए कॉपिंग जब रिप्रोडक्शन है तो उसमें मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए, डिज़ाइन फीचर्स के लिए चाहिए, लेकिन उसमें कुछ चेंज आ जाते हैं। जैसे उसमें चेंज वो उसको हेल्प करेंगे अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने के लिए। टेम्परेचर जैसे अर्थ में ऊपर नीचे जा सकता है, वाटर लेवल वेरी कर सकता है, कोई मेट्रोइड आ जाए, सारी स्पीशीज मर जाएगी अगर उसमें चेंज नहीं होगा। अगर कुछ वेरिएशन होंगी तो कुछ स्पीशीज जो है बच जाएंगी, कुछ स्पीशीज उसमें हो सकता है पूरी खत्म हो जाए, जो एक इन्वायरमेंट में ना रह पाए, सर्वाइव ना कर पाए, वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन कुछ स्पीसीज हैं जो सर्वाइव कर जाती हैं। जैसे बैक्टीरिया, अगर सेम बैक्टीरिया बनते रहते हमेशा तो बैक्टीरिया फिर खत्म हो जाते, एक इन्वायरमेंट चेंज से खत्म हो जाते। लेकिन बैक्टीरिया जो है वो बिल्कुल ठंडे उसमें मिलते हैं, टेम्परेट वाटर, मतलब वो गर्म इलाकों में मिलते हैं, गर्म पानी में भी, और पानी का टेम्परेचर बहुत और बढ़ गया तो वहाँ भी मिलेंगे। कुछ बैक्टीरिया मर जाएंगे लेकिन कुछ जो हैं वो उसमें भी रह जाएंगे काफ़ी सारी हीट में, और कुछ बैक्टीरिया बिल्कुल ठंडे इलाकों में मिलते हैं। उनका ओरिजिन तो सेम था लेकिन उनमें इतनी वेरिएशन आ गई कि कुछ तो ठंडे इलाकों में रह सकते हैं, कुछ गर्म में रह सकते हैं। तो डीएनए कॉपिंग का अगर क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग रिप्रोडक्शन। डीएनए कॉपिंग क्योंकि बेसिक बॉडी डिजाइन डीएनए से डिसाइड होगा, उसके अंदर जो प्रोटीन है उससे पता लगेगा कि डिजाइन कैसा बनेगा, ताकि स्पीशीज आगे वैसी ही डिजाइन सिमिलर बन जाए। वेरिएशन क्यों चाहिए, वेरिएशन इसलिए चाहिए कि अगर वेरिएशन नहीं होगी तो क्या है, स्पीशीज एक जगह एग्जिस्ट कर पाएंगी, दूसरी अगर थोड़ा भी चेंज आया तो पूरी स्पीशीज खत्म हो जाएगी। नेसेसरी इंडिविजुअल के लिए नेसेसरी नहीं है, लेकिन स्पीशीज के लिए नेसेसरी है कि उसमें अलग अलग तरह के इंडिविजुअल हों जो अलग अलग इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर पाएँ। तो ये वेरिएशन इसलिए नेसेसरी है। और हमारे पास है पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, उनका रिप्रोडक्शन मोड हमारे पास इंपॉर्टेंट इसमें आ जाता है। इनके लिए नोट लिखना कई बार आ जाता है, छोटे छोटे नोट्स आ जाते हैं।
लिखने के लिए। तो ये क्या आपको ईस्ट वाली एक वो दी हुई है, इसमें ईस्ट की एग्जांपल दी हुई है। तो सबसे पहले आता है इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं हम। सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म है जिनमें एक ही सेल से सब सारे आगे और रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं इनको। तो उनमें सबसे पहली है हमारे पास फिजन। फिजन में दो इंपॉर्टेंट, आगे बैक्टीरिया उसकी भी आएगी, अमीबा की बाइनरी फिजन। सबसे पहले फिजन। फिजन का मतलब है टूटना। फिजन का मतलब है ब्रेक या टूटना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन जो है, जब इसको फिजन बोलेंगे, उससे नए इंडिविजुअल बन जाते हैं। फिजन अलग अलग तरह के होते हैं। कैसे अलग अलग तरह के होते हैं? ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है वो दो हाफ बन जाते हैं उनके। जैसे अमीबा में, अमीबा एक प्रोटोजोआ की फॉर्म है, तो उसमें भी दो हाफ बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, एग्जाम में बहुत बार आती है। ड्रॉ डायग्राम ऑफ, इसमें दो तरह की डायग्राम आती है। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा होता है, वो 6 चैप्टर में है। न्यूट्रिशन इन अमीबा वो आपका 6 चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस। और ये है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन इन अमीबा। बाइनरी मतलब दो, फिजन मतलब ब्रेक होना, दो हाफ्स में ब्रेक होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन अमीबा का। तो ये स्टेप्स पहले पता होने चाहिए। फर्स्ट ये आपका है, ये है अमीबा सिंगल एग। अब उसका जो डीएनए है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ये न्यूक्लियस दिखाया है। न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हो गया है, न्यूक्लियस मटेरियल जो है वो डिवाइड होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे न्यूक्लियस मटेरियल बिल्कुल देखो दो हाफ में दिख रहा है, एक इधर एक इधर। अब ये बिल्कुल यहाँ से थोड़ा सा ये रह गया, बस न्यूक्लियस से दो हो गए, दो न्यूक्लियस बन गए। एक न्यूक्लियस इधर हो गया, एक न्यूक्लियस इधर, ये बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है। अब उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये अलग इंडिविजुअल हो जाएगा, ये इंडिविजुअल अलग हो जाएगा। तो ये दो इंडिविजुअल बन गए अलग अलग एक ही उससे। जब उसका डीएनए डिवाइड हो गया, डीएनए की ये दो कॉपी बन गई। अब ये कॉपी बिल्कुल सेम नहीं बनेगी, उसमें भी कुछ वेरिएशंस आएंगे। उतनी वेरिएशन नहीं आएंगी जितने दो इंडिविजुअल में आती है। दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, इसमें एक ही इंडिविजुअल से बनते हैं। ये एक सिंगल इन्वॉल्व है सिंगल सेल वाले में, तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। और ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये याद करनी है, ये आपको रिवाइज कर लेनी है देख के। बाइनरी फिजन ऑफ अमीबा जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, बाइनरी फिजन इन अमीबा, उसकी डायग्राम। लेकिन कुछ और होते हैं, और भी हैं थोड़े इंपॉर्टेंट, इतना नहीं आता उसमें एग्जाम पर। एक होते हैं लेशमेनिया, जो जिनसे काला आजार एक बीमारी होती है। उनमें क्या होता है, बाइनरी फिजन कुछ अलग तरीके से होता है उसमें बाइनरी फिजन। तो वो कैसे अलग तरीके से होता है वो भी देखते हैं। तो उसमें मल्टीपल फिजन होता है, दो में नहीं डिवाइड होता, वो एक ही बार में कई सेल्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे प्लाज्मोडियम है, वो बहुत सारे सेल्स बनाता है एक साथ, इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। वैसे इंपॉर्टेंट ही एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया, इस पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। मलेरिया कॉज करने वाला जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो एक साथ कई सेल्स में डिवाइड होता है, एक दो मल्टी सेल्स में डिवाइड होता है एक साथ, इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। फिजन का मतलब डिवाइड है ना, ब्रेक अलग अलग हिस्सों में। और अगर दो में हो रहा है तो बाइनरी फिजन है, जैसे अमीबा है। अगर दो से ज़्यादा है तो मल्टीपल फिजन, जैसे प्लाज्मोडियम। फिर आता है नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होता है टुकड़े हो जाना, उसके अलग अलग टुकड़े दिखाई देंगे फ्रेगमेंटेशन को। फ्रेगमेंटेशन मेनली किस में होता है, इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा में होता है फ्रेगमेंटेशन, पूरी जो उसकी बॉडी है ऐसे, ये हम देखेंगे नेक्स्ट आगे डायग्राम, इसको भी याद करना डायग्राम को। ऐसे अगर बॉडी है तो ये अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, और ये ईच फ्रेगमेंट अलग इंडिविजुअल बन जाता है, अलग अलग न्यूक्लियस बन जाएंगे इनके, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में ये डिवाइड हो जाएगी। अभी दिखा रहे हैं इसको डायग्राम भी। तो स्पायरोगायरा जैसे वो ब्रेक कर जाता है स्मॉलर पीसीज ऑफ, जब मेच्योरेशन हो जाती है उसकी बड़ा हो जाता है तो स्मॉल पीस में डिवाइड हो जाता है। और इनमें से हर एक पीस जो है फ्रेगमेंट जो है वो अलग अलग इंडिविजुअल बन जाते हैं। तो हमारे अंदर ऐसा नहीं हो सकता, हमारे अंदर मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल होते हैं, जो भी हम हैं या मल्टी सेलुलर जो भी हैं, उनमें ऐसी कलेक्शन ऑफ सेल नहीं होते, अलग अलग तरह के सेल होते हैं जो टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। 9th क्लास में पढ़ा है। और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं। ये नहीं हो सकता कि हमारे हाथ से सेल ब्रेक होके हाथ बन जाएं, पैर से ब्रेक होके पैर बन जाएं, क्योंकि बॉडी डिजाइन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। सिंगल सेल वाले में तो हो जाएगा, जो मल्टी सेलुलर है उनमें फ्रेगमेंटेशन या ये फिजन जो है उससे काम नहीं चलेगा। उनमें फिर क्या होता है, जैसे ये है एक आपका रीजनरेशन। एक रीजनरेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गन जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हाइड्रा की डायग्राम आ जाती है बहुत बार।
हाइड्रा की डायग्राम बहुत बार आई है एग्जाम में। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हाइड्रा, जिसमें बडिंग होती है। रीजनरेशन होता है कि एक बॉडी पार्ट जो है उसके ऊपर ग्रो करना शुरू करते हैं दूसरे बॉडी पार्ट, जिसमें जैसे मल्टी सेलर में है तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में उनके बॉडी पार्ट से ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। अगर इंडिविजुअल को हम किसी तरह कट जाए कहीं से तो बहुत सारे पीस बन जाते हैं उसके अलग अलग इंडिविजुअल के। फॉर एग्जांपल जैसे एनिमल है, इसमें आते हैं एग्जांपल रीजनरेशन किसमें होता है, हाइड्रा में और प्लेनेरिया में। अगर उनको कई पीसेस में काट दिया जाए तो हर एक पीस से अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। व्हाट इज रीजनरेशन? Regeneration is that process in which if a organism is cut into pieces, each piece grows into complete organism. This is called regeneration. द्वारा जनरेट हो गया, रीजनरेट हो गया। उसके कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? एग्जांपल हाइड्रा और प्लेनेरिया। उसमें कुछ सेल होते हैं जो इसको रीजनरेशन करते हैं, सारे टिश्यूज को द्वारा बना देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसकी डायग्राम देखेंगे आगे। ये है आपका दिखाया हुआ है प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया जैसे अलग अलग पीसेस में कट करके दिखाया है तो वो अलग अलग इंडिविजुअल बन जाते हैं धीरे धीरे। ये प्लेनेरिया है, ये इसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में कट हो गए। अब एक बॉडी पार्ट से एक इंडिविजुअल बन रहा है, दूसरे से दूसरा क्रिएट हो रहा है, तीसरे से तीसरा, तो बाद में ये एक 3 इंडिविजुअल बन गए। ये है रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया ये डायग्राम आपको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो 3 हिस्से हो गए थे इसके, ये ब्रेक हो गया 3 हिस्सों में। ये एक बॉडी पार्ट, दूसरा बॉडी पार्ट, हर एक बॉडी पार्ट में स्पेशलाइज सेल हैं जिससे कि पूरा इंडिविजुअल क्रिएट हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। सब में नहीं होती, रिप्रोडक्शन और रीजनरेशन एक जैसी बात नहीं है। जैसे हमें काट दिया जाए तो हम नए नए ह्यूमन बीइंग नहीं बन जाएंगे, हमारे अंदर रिप्रोडक्शन अलग तरह से होगी, ये रीजनरेशन है। ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है इसकी, बडिंग इन हाइड्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार आती है। बडिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा में रीजनरेटिव सेल होते हैं, वो उसके किसी पार्ट से बर्ड्स की फॉर्म में निकलते हैं। ये ऊपर निकले हैं, ये आपको दिख रहे हैं, ये बर्ड्स हैं, जिससे कि आगे इंडिविजुअल बनेंगे, नए हाइड्रा बनेंगे। इनको टेंटेकल्स भी बोलते हैं। टेंटेकल्स हैं ये, यहाँ से आपके किसी भी बॉडी से टेंटेकल निकलने शुरू हो जाएंगे और इनसे फिर आगे नए इंडिविजुअल बनेंगे। अभी आपको ये दिखाएंगे। जैसे ऑर्गेनिज्म हाइड्रा है, उसमें जो सेल हैं वो कहीं से उसकी बॉडी पार्ट से निकलना शुरू हो जाते हैं और बार बार डिवीजन होने पे नया इंडिविजुअल बन जाता है। बर्ड्स जो है वो टाइनी इंडिविजुअल बन जाते हैं, फिर धीरे धीरे मैच्योर होकर वो अपनी पेरेंट बॉडी से अलग हो जाते हैं। जैसे डायग्राम से अगर दिखाऊं तो ये है एक वो हाइड्रा, इसके ये आगे वाले जो है टेंटेकल्स हैं, इसकी ये यहाँ से बर्ड निकलने शुरू हो गए, ये छोटा सा बर्ड है, फिर ये ऐसे डेवलप हो गया, धीरे धीरे ये पूरा एक इंडिविजुअल बन गया और बाद में ये पूरा अलग होकर एक नया हाइड्रा बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं बडिंग इन हाइड्रा की डायग्राम। इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको याद कर सकते हो समझ के अच्छी तरह। ये आगे वाले टेंटेकल निकले हुए हैं, यहाँ से क्या निकला, छोटा सा बर्ड, फिर ये बड़ा हो गया, ये बर्ड फिर बड़ा होता गया, इसको हम बोलते हैं बडिंग। रीजनरेशन की एक फॉर्म है बडिंग, तो ये हाइड्रा में होती है। उसके बाद आती है एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे हम पेड़ पौधों को उगाते हैं तो उनके अलग अलग पार्ट से उनको उगा सकते हैं। कुछ पेड़ पौधे के पत्तों से उगाते हैं, वैसे तो बीज से उगाते हैं। बीज से तो बीज को जो है वो तो गैमेट है, वो तो मेल फीमेल से बनता है बीज, वो बाद में पढ़ेंगे हम। फ्लावरिंग प्लांट में होता है बीज, सब में बीज नहीं होते। जैसे आप पालक का पौधा देखो, आप गुलाब के पौधे देखो, गुलाब का बीज नहीं होते, उनमें क्या बनते हैं, उनमें कलम होती है। गुलाब की जो होती है कटिंग होती है, आगे पढ़ेंगे उसको क्या है। तो वो इसलिए अलग अलग पार्ट से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं। जैसे प्रोपेगेशन मतलब उसका बनना द्वारा। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स नहीं होते, तो किससे ग्रो करते हैं, रूट से, स्टेम से, लीव से, उनसे नए प्लांट बन जाते हैं अगर अप्रोप्रिएट कंडीशन में रखें। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में अलग अलग मेथड होते हैं। लेयरिंग, ये याद करनी है। ग्राफ्टिंग, जैसे शुगर केन है, गन्ना है, तो उसकी हम करते हैं रोज में, गुलाब में, ग्रेप्स में, वहाँ पे ये यूज करते हैं। जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से होते हैं उनमें फ्लावर्स भी हो सकते हैं, फ्रूट भी होते हैं, और उनको हम सीड से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जैसे बनाना है, ऑरेंज है, रोज है, जैस्मिन है, उनका अगर वो सीड नहीं बना पा रहे, सीड लूज, उन्होंने पहले वो सीड से बनते थे, अब सीड की कैपेसिटी लूज हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं, उनके अलग अलग पार्ट से, किसी को रूट से, कोई स्टेम से बन जाते हैं, कोई लीफ से भी नया प्लांट
बन सकता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कुछ क्या एडवांटेज है, ये आता है कई बार। एडवांटेज है एक तो जो प्लांट्स अब सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, जिनके बीज नहीं बन पा रहे, उनको हम अलग अलग हिस्सों से, रूट या स्टेम से, उसके लीव से हम रीजनरेट कर सकते हैं, जो जैसे जिन्होंने अपनी सीड्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी यूज कर सकती हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बनेंगे वो अपने जेनेटिकली उनमें चेंज नहीं आता, पेरेंट प्लांट के सारे कैरेक्टर उसमें होते हैं। ये एडवांटेज हैं किसके? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। फिर इसमें आपके पास आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कुछ मेथड अलग अलग, जैसे ये भी आपको याद करना है, ब्रायोफाइलम। पहले भी आपने 9th में पढ़ा होगा ब्रायोफाइलम। जो ब्रायोफाइलम है उसमें ये छोटे छोटे बर्ड्स, ये लीफ से प्रोड्यूस होता है, लीफ से पूरा नया प्लांट बन जाएगा। लीफ के ऊपर ये छोटे छोटे बर्ड्स आ जाते हैं, इसके नोचेस मतलब इसके एज पे, जो एज है उन पे, नोच पे बर्ड्स आ जाते हैं मार्जिन पर, और इसको अगर हम सॉइल में पत्ता उगा देंगे ये, तो उसमें से प्लांट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक जैसे मनी प्लांट है, मनी प्लांट में भी हम उसका सीड्स नहीं लगाते, मनी प्लांट के, मनी प्लांट का पौधा तो हम दिखाई देता है घरों में, तो मनी प्लांट में सीड नहीं लगाते, उसकी भी एक हम जड़ लगा देते हैं या एक उसके पत्ते लगा देते हैं, वैसे पत्तों से वो मनी प्लांट पानी में उग जाता है, नया मनी प्लांट। एक होता है टिश्यू कल्चर, होता है टिश्यू कल्चर के में क्या करते हैं हम, ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक रूल है, वो है एक टाइप है जिसमें हम टिश्यू निकाल लेते हैं उससे, एक ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट, जो प्लांट जहाँ से बढ़ता है, प्लांट हर जगह से नहीं बढ़ता, उसकी ग्रोइंग टिप होती है जहाँ पे नए नए पत्ते आते हैं, वहाँ से हम एक छोटा सा वो निकाल लेते हैं, उसके वहाँ से टिश्यूज़ निकाल लेते हैं, और इन टिश्यूज़ को हम क्या करते हैं, किसी मीडियम में डाल देते हैं, किसी लिक्विड में, केमिकल में डाल देते हैं जिसमें हार्मोन होते हैं, जिससे कि वो आगे बढ़ सके। और फिर जो प्लांटलेट्स, उससे छोटे छोटे प्लांट्स उगेंगे उसके अंदर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, उनको हम क्या करते हैं फिर सॉइल में लगा देते हैं। जिस इस टिश्यू कल्चर से हम क्या कर सकते हैं, हम डिसीज फ्री प्लांट्स उगा सकते हैं। और ये किसमें ज़्यादातर यूज होता है टिश्यू कल्चर? ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल मतलब जो सजावटी पौधे होते हैं, जो सजावट के काम आते हैं, उनमें ये यूज होती है ये टेक्निक टिश्यू कल्चर, जिसमें हमने ग्रोइंग टिप्स में से टिश्यू निकाले, सेल्स निकाले, उनको एक केमिकल या हार्मोन वालों में, केमिकल्स में ग्रो किया, और फिर को बाद में उनको सॉइल में लगा दिया। अब एक और ये है हमारे पास मेथड इसमें, स्पोर फॉर्मेशन, जहाँ बीज नहीं बनते, बीज जैसे छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं, तो पूरी तरह बीज नहीं है, सीड्स नहीं है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंपल वाले हैं। वहाँ पे एक मेथड है जिसको बोलते हैं हम, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती हैं धागे जैसी, उसको हम स्पोर्स बोलते हैं। जैसे ब्रेड के ऊपर स्पोर्स बन जाती हैं, अगर ब्रेड के ऊपर मोल्ड, ब्रेड के ऊपर आप ब्रेड देखते हो, ब्रेड ब्रेड के ऊपर जब काफ़ी दिन हो जाए तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे ग्रीन कलर की मोल्ड बननी शुरू होती है, जिसको हम फंगाई की एक टाइप है, फंजाई की एक टाइप, तो वो बननी शुरू हो जाती है। तो वो किससे बनती है? स्पोर फॉर्मेशन से, उसको हम बोलते हैं स्पोर्स। ये स्पोर फॉर्मेशन इस मेथड को बोला जाता है। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें दो गैमेट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है दो गैमेट्स इन्वॉल्व है, एक मेल गैमेट, एक फीमेल गैमेट, उसमें दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व है। अभी तक तो हम देखते हैं सिंगल उससे बनते थे, स्पोर हो गए, उसमें स्पोर आ गए या कुछ हो गया, इसमें दो हैं, जिससे कि दो मिलकर फिर एक बनेगा। जैसे बुल्स कैन नॉट अलोन प्रोड्यूस न्यू काव्स, हैन से अकेले नहीं हो सकते, तो इसमें दोनों चाहिए, मेल और फीमेल, जिससे कि डीएनए अलग अलग आएगा, जिससे ये होगा। अब ये इसमें क्यों इम्पोर्टेंस है इसकी, क्यों होना चाहिए ये मोड? ए सेक्सुअल मोड में और ए सेक्सुअल मोड में क्या डिफरेंस है? इसमें क्या है कि जब डीएनए कॉपिंग होगी तो दो नए जगह से आएंगे तो वेरिएशन ज़्यादा होंगे, जिससे नई स्पीसीज प्रोड्यूस होंगी। क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ डीएनए, और डीएनए कॉपिंग में हमने देखा था पीछे, पूरी एब्सोल्यूट नहीं बनती, डीएनए कॉपी में एरर आते हैं, उस एरर से ही वेरिएशन आती है पॉपुलेशन में, और एवरी इंडिविजुअल को हम वेरिएशन से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म जो है करेक्ट नहीं है बिल्कुल, कि उसमें पूरी तरह वैसी की वैसी वेरिएशन बन जाए, वैसे के वैसे इंडिविजुअल बन जाए। डीएनए कॉपिंग जो है वो, उसमें फिर हम डुअल उसका होने का क्या फ़ायदा है कि उसमें दोनों के करेक्टर आएंगे, वेरिएशन में दोनों के करेक्टर आएंगे, मेल के भी और फीमेल के भी। जब दो डिफरेंट इंडिविजुअल होंगे तो उससे क्या है,
उससे ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स उसमें वेरिएशन ज़्यादा आएंगी, जिससे वो अलग अलग उसमें रह जाए, अलग अलग चीज़ों में रह जाए। पर अब इसमें एक एरर आता है, एक मैंने पहले बताया था, पिछले उसमें भी बताया गया है कि अगर डीएनए कॉपी बनेगी दो इंडिविजुअल से तो डबल हो जाएगा डीएनए अमाउंट। डबल कैसे हो जाएगा? जैसे ह्यूमन बीइंग में बताया 23 क्रोमोसोम, 23 पेयर एक ह्यूमन बीइंग में होते हैं, 23 मेल में, 23 फीमेल में। ई रिस्पेक्टिव की वो क्या है, वो मेल है या फीमेल है, उसके ई रिस्पेक्टिव उनमें क्या होते हैं 23 क्या होते हैं क्रोमोसोम्स के पेयर, टोटल 46, 23 पेयर मेल में, 23 पेयर फीमेल में। अब नेक्स्ट इंडिविजुअल में अगर कॉपी हो गई, इनकी कॉपी हो गई, इनकी भी कॉपी हो गई, तो इससे 23 जाएंगे, इसमें 23 जाएंगे पेयर, तो इसमें तो 46 पेयर हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता, उसको अवॉइड करने के लिए इसमें क्या है सोल्यूशन दिया हुआ है कि जो सेक्स सेल हैं या जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व सेल हैं उनके अंदर क्या है, उनके अंदर हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए जाता है। वो हैप्लॉइड सेल हैं, उनमें जो डीएनए है वो हाफ अमाउंट में जाता है। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है फ्लावर के मेल फ्लावर का बनाओ, फीमेल फ्लावर का बनाओ, तो उसमें डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो पता होना चाहिए। फ्लावर के अंदर फ्लावर किसमें आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म होते हैं, जैसे हमने 9th में पढ़ा था एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो इसमें देखिए अलग अलग पार्ट्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए, मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स। ये फीमेल पार्ट्स हैं इस साइड, ये सीपल्स हैं। जो आप अगर एक कोई भी आप फ्लावर लोगे, फूल लोगे, तो उसके नीचे ऐसे पत्तियां सी होती हैं, नीचे ऐसे से लीव से होते हैं ग्रीन कलर के फ्लावर के अंदर, तो नीचे, तो उसको बोलते हैं सेपल्स। पेटल्स क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पंखुड़ियाँ। जो ये हैं पेटल्स हैं इसके, ये वाले फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, ये अगर रोज में देखो उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं, तो ये क्या है, इनको बोलते हैं हम पेटल्स। फिर आ गया स्टेमन्स। तो ये आप ये ऊपर का जो हिस्सा है इसको स्टेमन बोलते हैं, ये जो जा रहा है इसके अंदर होता है एंथर, और ये इसका फिलामेंट है स्टेमन का। ये जो ट्यूब पाइप सी है ये फिलामेंट है, और ये ऊपर जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, एंथर। कार्पल्स, ऐसी कार्पल्स होते हैं इसके अंदर, पेड़ के अंदर, ये पार्ट्स हैं उसके फ्लावर के। अब फ्लावर भी कई दो तरह के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल, जैसे पपाया है, वाटरमेलन है। यूनिसेक्सुअल का क्या मतलब है, यूनिसेक्सुअल का मतलब आइदर मेल और फीमेल। एक होते हैं बाइसेक्सुअल, जिसमें दोनों आते हैं। ये भी सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया हुआ है क्वेश्चन, एक बार आया हुआ है कि नेम टू बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, तो वो कौन से हैं, हिबिस्कस और मस्टर्ड। टू यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से हैं, पपाया और वाटरमेलन। अब बाइसेक्सुअल का मतलब है उसमें मेल पार्ट भी है, मेल पार्ट स्टेमन्स जो यहाँ दिखाया आपको, और फीमेल पार्ट कौन सा, कार्पल्स। दोनों एक ही फ्लावर के अंदर हो, मेल और फीमेल, तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। जब अलग अलग हो, मेल का फ्लावर अलग हो, फीमेल फ्लावर अलग हो, होगा तो पपाया का ही, पर पपाया का मेल फ्लावर अलग जगह है और फीमेल फ्लावर, फीमेल पार्ट्स अलग है, तो उसको बोलते हैं हम यूनिसेक्सुअल। तो ये याद रखना है और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं कि कौन सा फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है फ्लावर में, और कोई एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं। जब दोनों मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में हो तो उसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। जब मेल पार्ट अलग फ्लावर में पाया जाए, फीमेल पार्ट अलग में हो, तो उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। स्टेमन क्या होता है, पहले हमें पढ़ना है कि इसमें स्टेमन क्या है। स्टेमन जो है मेल पार्ट है, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ, एंड इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं। आप इजीली देख सकते हो, किसी अगर फ्लावर को उठाते हो, उसको तोड़ के उसको खोलते हो, तो उसके अंदर आपको ग्रीन, आपके हाथ में येलो येलो कलर के, येलोइश कलर के वो लग जाएंगे। अब कुछ चीज़ें छोटे छोटे पाउडर टाइप वो हमारे हाथों में लग जाएंगे अगर हमने फ्लावर को खोल के देखा, स्टेमन को टच किया ऊपर से, तो वो होता है इसका जो है मेल गैमेट, पोलन ग्रेन्स जो होती हैं। ये इसमें जैसे ये है, ये स्टेमन है आपका, ये एंथर है ऊपर का हिस्सा, इसके अंदर जो होते हैं वो आपको पोलन ग्रेन्स पाई जाती हैं, जो उसका मेल
रिप्रोडक्टिव हिस्सा है। आगे है कार्पल। कार्पल जो होते हैं वो सेंटर में होता है फ्लावर के, यहाँ पे ये वाला हिस्सा बीच में, जब आप पंखुड़ियाँ हटाओगे तो बीच में ये कार्पल होगा। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें 3 मेन पार्ट्स हैं। क्यों इतना इसको कर रहे हैं? क्योंकि बहुत बार इनको लेबलिंग करना आता है या डायग्राम बनानी आती है, ये आप डायग्राम बनाइए या लेबलिंग करिए कि ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है। तो कार्पल के 3 पार्ट होते हैं। स्वोलन पार्ट एट द बॉटम इज कॉल्ड ओवरी। जैसे ये वाला पार्ट है स्वोलन पार्ट, ये वाला जो ऐसे उभरा हुआ पार्ट है ये है ओवरी एक फ्लावर की। उसके बाद है इसमें स्टाइल, मिडिल इलोंगेटेड पार्ट। इलोंगेटेड पार्ट कौन सा है? ये वाला, ये जो लाइन जा रही है ये क्या है? स्टाइल। और ये ऊपर का हिस्सा स्टिग्मा। इस स्टिग्मा के थ्रू पोलन ग्रेन्स आएंगे। बाद में जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे फ्लावर की, ये फ्लावर कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो यूनी हो चाहे बाय हो, तो रिप्रोडक्शन सब में होती है, तभी नए फ्लावर बनेंगे। अगर ये तो बाय दिखाया दोनों है इसमें, देखो यूनी में एक एक पार्ट अलग अलग हुआ। तो यहाँ से पोलन ग्रेन इसके अंदर जाएंगे, कैसे जाएंगे? हवा से, इंसेक्ट से। बटरफ्लाई यहाँ बैठी, यहाँ फिर बैठ गई तो उसके पैर में पोलन ग्रेन लगे, और यहाँ जब फीमेल पार्ट में बैठेगी ये दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट में बैठेगी, तो यहाँ से पोलन ग्रेन इसमें चले जाएंगे। स्टिग्मा के थ्रू स्टाइल से होते हुए कहाँ जाएंगे? ओवरी में। ओवरी के अंदर इसका फीमेल गैमेट होता है जिनको हम ओव्यूल्स बोलते हैं, अभी देखेंगे उसको भी। तो ये 3 पार्ट्स हैं कार्पल के, तीनों को मिला के कार्पल बोलते हैं फीमेल पार्ट को। ओवरी जो मिडल वाला पार्ट है, इलोंगेटेड पार्ट जो है, स्वोलन पार्ट जो है, मोटा सा पार्ट है, वो ओवरी है। जो उसमें से इलोंगेटेड है, बाहर को निकला ऊपर की तरफ, वो है स्टाइल। और जो सबसे ऊपर का पार्ट आपको बताया था ये है स्टिग्मा। ये फीमेल पार्ट हो गया पूरा, ये यहाँ ओवरी, ये स्टाइल और ये स्टिग्मा। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं कार्पल। द ओवरी में क्या होता है? ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स मतलब छोटे छोटे एग्स टाइप होते हैं, एग सेल होते हैं जिससे कि रिप्रोड्यूस होगा, जो फर्टिलाइज होने पे नया उसमें सीड बनेगा या फ्लावर बनेगा। मेल जर्म सेल जो पोलन ग्रेन में होता है, वो फीमेल गैमेट से जब फ्यूज करता है, जब मिक्स होता है तो फर्टिलाइज होता है ओव्यूल। अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो उससे जायगोट बनता है, जायगोट से नया प्लांट बनेगा, जो आपने एट प्लांट में। अब पोलन जाएगा कैसे? स्टेमन से। पोलन आपको बताया, पोलन कहाँ होता है? स्टेमन में। ये है स्टेमन ऊपर का हिस्सा, ये इसका फिलामेंट है, ये ऊपर का एंथर। स्टेमन के अंदर होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं इसमें। ये पोलन ग्रेन्स फीमेल पार्ट में कैसे जाएंगे? चाहे वो सेम फ्लावर हो, ये यहाँ से अपने आप तो जा नहीं सकते, क्योंकि इनके अंदर तो ये प्लांट प्रोडक्ट है, एनिमल की तरह चल तो सकते नहीं है। और दूसरा ये तो सेम फ्लावर है, अगर डिफरेंट फ्लावर हो वो दूर भी हो सकता है, एक फ्लावर यहाँ हो सकता है दूर हो, एक फ्लावर वहाँ हो सकता है। तो यहाँ के, और वो मेल फीमेल अलग हो उसमें, जो यूनिसेक्सुअल हैं। तो मेल वाले से फीमेल वाले में जाएगा कैसे पोलन ग्रेन? उसके लिए कुछ एजेंट्स होते हैं। एजेंट्स कौन से? सबसे पहले फूल इतने रंगीन कलर के होते हैं क्योंकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। कौन से इंसेक्ट? जैसे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई जो है वो हेल्प करती है इसमें, या एयर से भी जाती है। तो पोलन ग्रेन्स कैसे ट्रांसफर होंगे? इफ दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स अकर इन सेम फ्लावर, जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर था, अगर सेम फ्लावर में पोलन ग्रेन जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन। ऑन द अदर हैंड, इफ पोलन जो है वो ट्रांसफर होते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। जो यूनिसेक्सुअल हैं उनमें एक फ्लावर में मेल पार्ट होगा, एक फ्लावर में फीमेल पार्ट होगा। तो यहाँ मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में जब जाएंगे इसको बोलेंगे हम क्रॉस पोलिनेशन। सेम फ्लावर में नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर हो गए। जब सेम फ्लावर में इसी में मेल पार्ट हो, इसी में फीमेल पार्ट हो, फीमेल पार्ट से मेल पार्ट में जब पोलन ग्रेन जाएंगे सेम फ्लावर में, उसको बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। मीडियम चाहे कोई भी हो, किसी मीडियम से हो जाए, तो अगर डिफरेंट फ्लावर, दो अलग अलग फ्लावर हैं, एक के मेल गैमेट दूसरे के फीमेल गैमेट में जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। जाएंगे कैसे? अलग अलग वेज हैं इसके। विंड, जब हवा चलती है तो पोलन ग्रेन उड़ के जा सकते हैं। वाटर, पानी में जैसे जो पौधे हैं उनमें जा सकते हैं, पानी से जा सकते हैं। तीसरा है एनिमल्स। एनिमल्स में क्या आते हैं? इंसेक्ट है, जैसे कोई इंसेक्ट फूल के ऊपर बैठा, वहां से हनी निकाल, हनी भी हैं, या बटरफ्लाई हैं, या कोई भी इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो एक फ्लावर के ऊपर बैठे और पोलन ग्रेन्स उनके पैरों में लग गए, कहीं भी स्टिक हो गए, और वो जब वो दूसरे फूल पे बैठा तो उसके फीमेल पार्ट में वो
चले गए। जब पोलन ग्रेन्स इन किसी मीडियम से स्टिग्मा पे जा जाते हैं, चले जाते हैं, तो इसको जाना होता है ओवरी में, क्योंकि ओव्यूल जो है, जो एग है, वो कहाँ है? ओवरी में। तो ओवरी में जाने के लिए एक एक ट्यूब होती है जिसको हमने स्टाइल बोला है। ये इसमें डायग्राम दिखाई है, दो डायग्राम आती है एक्चुअली फ्लावर की। एक तो हमने पीछे देखी, एक ये वाली डायग्राम भी बनानी आती है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है, जर्मिनेशन कैसे होता है ये भी आया था। जर्मिनेशन दिखाओ, हाउ जर्मिनेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर। तो ये है पोलन ग्रेन, यहाँ से आ रहा है, किसी मीडियम से पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच गया। ये ऊपर का हिस्सा क्या है इसका? स्टिग्मा। स्टिग्मा के अंदर एक ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर है, ऐसे पाइप जैसी स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। इसको बोला जाता है पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब से होते हुए जो है ऐसे ऐसे पास होते हुए कहाँ पहुंचेगा? ओवरी के अंदर। और ओवरी के अंदर जाके ये जो ओव्यूल है, जो एग सेल है, उसके साथ ये पोलन ग्रेन में से जो मेल पार्ट है वो क्या होगा? फ्यूज। उसके साथ फ्यूज होने के बाद इसमें फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जाइगोट, जिससे कि नया फ्लावर बन सकता है। तो पोलन ग्रेन जो है वो स्टाइल से होते हुए, जिसको स्टाइल के अंदर एक ट्यूब है जिसको बोलते हैं हम पोलन ट्यूब, उससे होते हुए ओवरी में पहुंचता है। वहाँ फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनता है, जो फिर बड़ा होके एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो के ऊपर धीरे धीरे क्या आ जाती है? टफ कोट आ जाती है, टफ कोटिंग आ जाती है, एक हार्ड कवरिंग आ जाती है, जिससे कि बाद में ये क्या बन जाता है? सीड। और उस सीड को हम, सीड तो इसके अंदर बन गया, जो ये ओवरी है ये भी ग्रो करती रहती है। ग्रो करते करते ये क्या बन जाती है? फ्रूट। क्या बन जाएगी? फ्रूट। जो फ्लावर जो है फ्रूट बन जाते हैं। और फ्रूट के अंदर एक सीड होता है, जो बीज है, जो ये फर्टिलाइजर सीड था। अब इस सीड के अंदर डीएनए इन्फॉर्मेशन है सारी। जब इस सीड को हम दोबारा उगाएंगे तो इससे नया प्लांट बन सकता है। और जो इसके पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, स्टेमन होते हैं, स्टाइल होते हैं, इसके बाद वो श्रिवल हो जाएंगे और गिर जाएंगे। सिर्फ फ्रूट रह जाएगा, फिर बाकी सारा गिर जाएगा। और कई बार किसी किसी फ्रूट में, जैसे आपने अमरूद देखा होगा, अमरूद देखिए उसमें ऐसे पत्ते रह जाते हैं। फ्लावर के कुछ पार्ट कई फ्रूट में रह जाते हैं। तो ऐसे उनमें कुछ कुछ चीज़ें रह जाती हैं और बाकी चीज़ें हट जाती हैं। जो जब फर्टिलाइजेशन के बाद है सीड बन गया, तो ऊपर वाला जो ओवरी है वो क्या बन जाएगी? फ्रूट बन जाएगी। बाकी सारे हिस्से या तो शेड ऑफ हो जाएंगे, या थोड़ा बहुत पार्ट का कई बार फ्रूट के अंदर रह जाता है। और जो सीड बना है फ्रूट के अंदर, वो काम आता है नए प्लांट बनने में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन, जब सीड से नया प्लांट बनता है। फिर आता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। वो भी इंपॉर्टेंट है। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ह्यूमन बींग में जो है, आपको पता है ह्यूमन बींग में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट्स इन्वॉल्व है। और मेल और फीमेल पार्ट्स कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। और ये कुछ मैच्योरिटी के बाद आता है, जो बचपन से नहीं होता। मैच्योरिटी के बाद इसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जो चेंजेस भी आपको पता होना चाहिए। चेंजेस बहुत बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि फीमेल और मेल में क्या चेंजेस आते हैं जब वो प्यूबर्टी, व्हाट इज़ प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी क्या होती है और उसमें क्या चेंजेस आते हैं। इनमें जो चेंजेस हैं, अर्ली टीनेज में कुछ चेंजेस आते हैं, और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में आते हैं। बॉयज़ में क्या आते हैं? थिक हेयर ग्रोइंग इन न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बाल आने शुरू हो जाते हैं आर्म पिट्स, जेनिटल एरिया में, और जो आर्म्स में, लेग्स में बाल आने शुरू हो जाते हैं। ये हैं, इनको बोलते हैं हम सेकेंडरी करेक्टर्स। ये हैं सेकेंडरी करेक्टर्स, जिससे पता लगता है कि प्यूबर्टी आ रही है। सेकेंडरी करेक्टर्स हैं जो उसके अंदर मेल फीमेल के अंदर ये आ जाते हैं। एक सेकेंडरी करेक्टर है ये जो हेयर्स आना, लेग्स, आर्म्स या अलग अलग चीज़ों में। और स्किन जो है, स्किन ऑयली होने लगती है, उसमें ऑयल पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं ज़्यादातर। वही बताया मैंने, ऑयली स्किन हो जाती है। ये भी सेकेंडरी करेक्टर है कि प्यूबर्टी उसमें आई है बॉडी में। तो प्यूबर्टी आने पे टीनेज में ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इसको हम सेकेंडरी करेक्टर्स बोलते हैं। और कई चीज़ें आ जाती हैं उसमें, चेंजेस आ जाते हैं। बॉयज़ में भी थिक हेयर आ जाते हैं, फेस पे दाढ़ी आ जाती है, जहाँ उनकी मोस्टेज आनी शुरू हो जाती है।
और बॉयज़ में एक और नई चीज़ होती है, उनकी आवाज़ जो होती है भारी हो जाती है, आवाज़ मोटी हो जाती है, क्रैक होना शुरू हो जाती है, और इस तरह की उनमें चीज़ें आ जाती हैं। धीरे धीरे उनमें फिर पूरा जब वो मेच्योर हो जाते हैं और जिसके बाद वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और अपने जैसे नए इंडिविजुअल बना सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन। कुछ सेल्स की वजह से ये धीरे धीरे होती है। अब इसमें आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो इम्पोर्टेंट जो उसमें टॉपिक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसको आपने इसकी डायग्राम याद करनी है। डायग्राम में कई बार लेबलिंग करनी आती है, कई बार डायग्राम ड्रॉ करनी आती है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो, इसमें आपको टेस्टिस, इसमें ये पेनिस, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड, इनके नाम याद करने हैं, ब्लैडर, और इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, और ये यूरेटर। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें एक हार्मोन रिलीज होता है। टेस्टिस का काम क्या है, ये भी आता है पेपर में। तो उसमें उनका काम है, एक तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दूसरा है इसमें टेस्टोस्टेरोन। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन जो है वो भी बनता है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनता है, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये टेस्टिस में बनता है। और कई बार ये पूछा जाता है, नेम द मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। मेल हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। इसको लिखते हैं ऐसे और बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो ये डायग्राम इसकी इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, और साथ में इसमें लेबलिंग कि कहाँ कहाँ लेबल करने हैं, इनके नाम जो लिखने हैं। एग्जाम में दोनों में से एक चीज़ आ जाती है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ जाता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ जाता है। उसमें मेल वाले में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, वेयर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स आर प्रोड्यूस। और कई बार आता है नेम द मेल हार्मोन, तो मेल हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, प्रोड्यूस कहाँ होता है, टेस्टिस में। ये पता होना चाहिए। फिर आप इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बहुत बार आया है एग्जाम में कि इनको वो करो, क्या कहते हैं, लेबलिंग करो। कई बार डायग्राम देते हैं, लेबलिंग करने के लिए बोलते हैं। तो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो पार्ट्स, दो साइड, लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी। लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी, दो ओवरीज होती हैं। ओवरी के साथ यहाँ पे दो ये हैंड लाइक स्ट्रक्चर हैं, हाथ जैसी, जैसे हाथ से उससे पकड़ा हुआ हो ऐसी स्ट्रक्चर हैं। इनको हम बोलते हैं ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। सेम नाम है। ओविडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ओवरीज के अंदर ओव्यूल बनते हैं, एग्स बनते हैं। वो एग्स जो हैं वो इनसे, ये ओविडक्ट इससे जुड़ी हुई है। ये एग्स यहाँ से निकलकर प्यूबर्टी के बाद यहाँ से निकलकर हर मंथ में इन्हीं ओविडक्ट के थ्रू दोनों में से किसी एक में से जाते हैं यूट्रस में। तो ये एक इसमें पार्ट है, ये यूट्रस। ये पार्ट्स याद होने चाहिए कौन सा कहाँ पे है। ओवरी दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट। ओवरी के साथ ये अटैच है एक पाइप्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो हाथ लाइक जैसी लग रही हैं। यहाँ से एग्स पास ऑन होके यूट्रस के अंदर जाते हैं, ओविडक्ट या इनको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब्स। और नीचे जो है ये, नीचे है यहाँ पे सर्वाइक्स, यहाँ है वेजाइना, और ये है यूट्रस। तो ये पार्ट्स आपको याद कर लेने हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। एग्जाम में या तो पूरी ड्रॉ करना आ सकता है इसको, या फिर सिर्फ ड्राइंग दे देंगे आपको, लेवलिंग करनी आ सकती है। तो यही इन्होंने बताया कि फीमेल themselves आर मेड ऑफ ओवरीज, दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स। हाँ, फीमेल में हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस होता है ओवरीज में, उसका नाम है एस्ट्रोजन। कई बार फीमेल हार्मोन का नाम पूछ लेते हैं, फीमेल हार्मोन क्या होता है, फीमेल हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। तो ओवरी में बहुत सारे एग्स पहले होते हैं, जब प्यूबर्टी आती है टीन एज के बाद, तो वहाँ पे ये एग्स मेच्योर होना शुरू करते हैं। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो एवरी मंथ वहाँ से ओवरी से एक एक एग प्रोड्यूस होके जाते हैं, जो ओवरी से होते हुए ये ओविडक्ट से होके, ये ओविडक्ट हैं, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब से होते हुए ये जाते हैं यूट्रस के अंदर। अगर वो बीच में मैच्योर नहीं होते या फर्टिलाइज नहीं होते तो वो यूट्रस के अंदर चले जाएंगे। तो हर मंथ वहाँ से एग्स निकलते हैं और ओविडक्ट में जाते हैं, दोनों ओविडक्ट से, और स्पर्म एंटर करते हैं वेजाइनल पैसेज। जो वेजाइनल पैसेज ये वाला है, यहाँ से स्पर्म एंटर कर सकते हैं
और ये ओविडक्ट्स पे जाकर, अगर यहाँ से जाते जाते ये ओविडक्ट में जा सकते हैं और यहाँ से एग आ रहे हैं। अगर एग और स्पर्म फर्टिलाइज कर दे, जो स्पर्म है वो एग को फर्टिलाइज कर देता है, तब वो जाइगोट बनकर जाके यूट्रस में प्लांट हो जाएगा और बाद में वो वहाँ से एम्ब्रॉय बनेगा। एम्ब्रियो बनने के बाद धीरे धीरे वो फीटस बन जाएगा और बेबी बन जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं होता तो वो सेल जो एग है फिर भी वो जाएगा, वो जाके यहाँ पे यूट्रस में रहेगा और कुछ टाइम बाद वो बाहर यूट्रस से बाहर फेंक दिया जाएगा। Sperms enter through the vaginal passage during sexual intercourse. They travel upwards and reach oviduct. और वहाँ पे एग मिलता है। अगर एग फर्टिलाइज हो जाए तो वो यूट्रस की लाइनिंग में जाके चला जाता है और वहाँ पे डिवाइड होता रहता है और धीरे धीरे वो पूरा डिवाइड होते होते एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो के बाद उसमें वो एम्ब्रियो जो है वो ग्रोइंग एम्ब्रियो मदर के साथ एक पाइप से जुड़ जाता है। वही हमें पढ़ना है कि कौन सी पाइप होती है, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। बहुत बार क्वेश्चन आया है पेपर में, व्हाट इज प्लेसेंटा। तो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड। मदर से ही मिलता है न्यूट्रिशन, क्योंकि एम्ब्रियो खाना नहीं खा सकता अपने आप, तो मदर के ब्लड से वो सारा न्यूट्रिशन लेता है। एक स्पेशल टिश्यू से जुड़ा रहता है जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। दिस इज डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल। यूट्रस है उसकी वॉल में ये होती है और ये क्या करती है, ये मदर के ब्लड से एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन सप्लाई करने में हेल्प करती है। और जो भी उसके अंदर चीज़ें बनेंगी वो सारी मदर से, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ये सारा कहाँ से आएगा एम्ब्रियो में, कहाँ से आएगा, प्लेसेंटा से। और जो एम्ब्रियो के अंदर बेस प्रोडक्ट बनेंगे वो भी ट्रांसफर होते हैं मदर के अंदर। तो ये फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा एग्जाम में बहुत आता है। व्हाट इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज ए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन यूट्रिन वॉल थ्रू विच एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड। सो व्हाट इज फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। एक तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन मदर से एम्ब्रियो के अंदर जाने के लिए एरिया देता है। दूसरा जो वेस्ट मटेरियल बनता है एम्ब्रियो के अंदर उसको मदर के ब्लड में ले जाना है, वो भी प्लेसेंटा के से होता है। और ह्यूमन बीइंग में पता है कि 9 मंथ्स में ह्यूमन बीइंग के बेबी जो है पूरा अंदर डेवलप होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर। अगर वो तो हुआ एग फर्टिलाइज हो गया स्पर्म से। अगर एग फर्टिलाइज ना हो तो क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। व्हाट हैपेंस इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ये एक दिन के लिए वहां पे रहता है, क्योंकि ओवरी हर मंथली एक एग रिलीज करती जाएगी और यूट्रस हर मंथ वहाँ पे अपने आप को प्रिपेयर करता है कि वहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग आएगा। यूट्रस की जब वो रिलीज होने बोला होता है, एग रिलीज होना होता है, जब भी बॉडी के अंदर किसी भी एक दिन रिलीज होता है ओवरी से, तो उस टाइम वो जो यूट्रस है वहाँ का, वो यूट्रस की लाइनिंग जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। ये लाइनिंग यूट्रस की सॉफ्ट हो जाती है ताकि यहाँ फर्टिलाइज्ड एग लैंड कर सके और वो खराब ना हो। लेकिन अगर फर्टिलाइज नहीं होता एग तो उस एग का क्या होगा, एग तो ट्रेवल कर रहा है, वो लाइनिंग थिक और स्पॉन्जी होती है इसलिए कि फर्टिलाइज एग आ जाए और वहाँ पे उसको एम्ब्रियो को न्यूट्रिलाइजेशन मिलती रहे। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये लाइनिंग टूट जाती है धीरे धीरे। ये ब्लड की लाइनिंग और मसल थोड़े से मक्कस होती है और ये वेजाइना से निकलती है बाहर ब्लड की फॉर्म में और मक्कस की फॉर्म में। और ये साइकिल रफली एवरी मंथ होता है। इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, तो हम ये लिखेंगे इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट लीव्स फॉर 1 डे सिंस ओवरी रिलीजेस ऑन एवरी मंथ, तो इट इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। और ये कितने टाइम तक रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से लेके 2 डेज से 8 डेज तक मेंस्ट्रुएशन फीमेल बॉडी से होती है अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता। अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाती है और वो एग वहाँ पे ग्रो करता है, जैसे हमने पीछे भी देखा प्लेसेंटा की हेल्प से वो ग्रो करता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिटस, फिटस से बेबी बनता है। इसके बाद बहुत सारा इंपॉर्टेंट इसमें आ जाता है कई बार एग्जाम में कि फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर आता है और कई बार कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी पूछते हैं वो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये है कि कुछ एक एज के बाद बॉडी और माइंड रेडी हो जब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, तो उसी समय रिप्रोडक्शन होना चाहिए। तो उसको रोकने के लिए कुछ चीज़ें हैं, अगर बिना उस चीज़ों के करते हैं तो उससे कई डिसीज़ हो सकती हैं। HIV एड्स हो सकता है या STDs हो सकती हैं। STDs में 2 डिसीज आती हैं,
गोनोरिया, सिफिलिस और HIV, एड्स एंड वार्स, ये सारी हैं STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। और इनको रोकने के लिए कुछ मेथड यूज़ किए जाते हैं जो दोनों चीज़ों के लिए रोकने के लिए होती हैं। तो वो मेथड भी आपको पता होना चाहिए, जिनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। फॉर प्रोटेक्शन की प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए, उसको रोकने के लिए कुछ मेथड यूज़ किए जाते हैं जिनको हम बोलेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये एग्ज़ाम में बहुत बार आते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं। हाँ, तो ये वाटर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एग्जाम में अगर आ जाए, और कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं, केमिकल भी होते हैं, सर्जिकल मेथड भी हैं उसमें, तो वो सारे हमें याद करने पड़ेंगे। ये रहे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर इसलिए कि स्पर्म जो है वो एग तक पहुंचे ही ना, उसके लिए सबसे कॉमन है कॉन्डोम्स, ये कवरिंग के लिए है। अनदर कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव कौन से होते हैं, जो हार्मोनल बैलेंस को चेंज करते हैं बॉडी, मेल बॉडी में हार्मोनल बैलेंस चेंज कर देते हैं ताकि एग्स जो है रिलीज ही ना हो, और फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकती अगर एग रिलीज नहीं होंगे। इनको हम पिल्स की फॉर्म में लेते हैं, ओरल पिल्स की फॉर्म में फीमेल को लेना होता है। तो ये दूसरा मेथड है जिसको हम बोलते हैं ओरल मेथड्स या ओरल पिल मेथड। तो ये भी है एक मैकेनिकल बैरियर हो गया। दूसरा मेथड हो गया आपका टेकिंग हार्मोनल पिल्स या ओरल पिल्स। इससे हार्मोनल बैलेंस चेंज हो जाता है, इसलिए इसको साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, इसलिए इसको नहीं अवॉइड करना चाहिए। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं जैसे, या कोई लूप या कॉपर टी बोलते हैं इसको, जिसको हम सर्जिकल मेथड बोलेंगे। कॉपर टी यूट्रस में लगा दी जाती है जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। उनके भी साइड इफेक्ट हैं, यूट्रस को प्रॉब्लम हो सकती है। एक मेथड है कि मेल में जो स्पर्म जहाँ से आते हैं उसको उसी रास्ते को ब्लॉक कर दें, जिसको बोलते हैं हम वास डेफरनेस। ऐसी फीमेल की फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक कर सकते हैं जिससे कि एग वहाँ पे यूट्रस तक ना पहुँचे, इसमें भी फर्टिलाइजेशन नहीं होती। इन मेथड को बोलते हैं हम सर्जिकल मेथड्स, जिसमें सर्जरी की सहायता से हम ब्लॉक कर सकते हैं उस पाथ को जहाँ से स्पर्म और एग्स मिलेंगे। या तो एग्स को जाने से रोक देंगे यूट्रस तक, या स्पर्म को भी रोक दे सकते हैं। पर ये लॉन्ग टर्म अगर करना है मेथड तो सर्जिकल मेथड आर बेस्ट। लॉन्ग टर्म के लिए सर्जिकल मेथड बेस्ट है। तो इसलिए ये थोड़े मेथड्स हैं जो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड काम हो सकते हैं। एग्जाम में आते हैं कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कुछ डायग्राम्स हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके यही हैं कि डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विद लेवलिंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विद लेवलिंग, और इसमें एक आपके पास आता है कि व्हाट हैपन्स इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, या इसी को दूसरे फॉर्म में पूछते हैं व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन। तो दोनों का आंसर सेम है कि एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, वो आपको बता दिया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आ जाते हैं क्वेश्चन ये वाले कि नेम सम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, और या फिर पूछ सकते हैं नेम सर्जिकल मेथड्स, नेम मैकेनिकल बैरियर मेथड्स, या नेम हार्मोनल मेथड्स। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। जैसे हम अगर एक्सरसाइज देखें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बडिंग इन, बडिंग किस में होती है, बडिंग होती है आपकी इसमें से ईस्ट में। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी दो होती हैं, यूट्रस होता है, फेलोपियन ट्यूब होती है, बास डेफरेंस जो है वो किसका है, वो मेल का है। एंथर कॉन्टेन्स, एंथर में क्या होता है, एंथर सबसे ऊपर का हिस्सा मेल के अंदर, तो मेल के अंदर एंथर में होता है पोलन ग्रेन्स। बाकी तीनों फीमेल पार्ट है, सीपल्स फीमेल फ्लावर, ओवुल्स कार्पल फीमेल पार्ट है। व्हाट आर एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उतनी वेरिएशंस नहीं आती क्योंकि उसमें एक सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, तो उसमें वो अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने के लिए वेरिएशंस नहीं आती। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारी वेरिएशन आ सकती हैं, दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व हैं, अलग अलग उनके कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, जिससे कि एडवांटेज है। व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग्स, ये आपको बताया था ऊपर, इंपॉर्टेंट है। टेस्टिस क्या करती हैं, एक तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स और दूसरा प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, वो आपको बता ही दिया, व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, तो वो एग जो है वो बाहर जाना है, और जो लाइनिंग यूट्रस की बनी हुई है वो भी बाहर जाएगी। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ सेक्शन ऑफ फ्लावर, फ्लावर आपको समझा बताया था, उसमें फीमेल पार्ट और मेल पार्ट
लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ जो फ्लावर का हमने बताया है, ये जर्मिनेशन है और ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। हाँ भी नोनी आ गया समझ।